जिमल स्कूल से वापस लौट रही थी। सादा सवारी सूट के ऊपर ब्लैक बड़ी सी शॉल ओढ़े हुए थे। जुब्बत पर किसी की गहरी पुरतपिश नजरें महसूस हो रही थी और ऐसा मुसलसल 2-3 दिन से हो रहा था। इसने यूं ही इधर उधर देखा। घर में दाखिल होने लगी तो सामने वाले घर के गेट में गाड़ी से टेक लगाया वो गुंडा खड़ा बड़ी बेनियाजी से खड़ा था, जिस पर चेहरे पर सन ग्लासेस थे। इस वजह से वो अंदाजा नहीं लगा पाई कि वही से देख रहा है या नहीं। वो छिपाक से फौरन अंदर दाखिल हो गई। कबीर ने सन ग्लासेस उतारी। अफजल, ये कौन थी? सामने सर, ये सामने घर में रहती हैं, टीचर हैं हमारे। वो जो नया कम उम्र लड़का सैफ आया है, इन्हीं का भाई है। बात माजूर है। सही, चलो। वो एक नज़र बंद गेट पर डालता हुआ वहां से निकला। जिमल जले पैर की तरह पूरे घर में चुपती फिर रही थी। सैफ को घर से गए 2 दिन हो गए थे, वो लौटा नहीं था। अब इसको हौल उठ रहे थे। बाबा से छुपा रखा था। सैफ 2 दिन से घर नहीं आया। सब दोस्तों से पता करवा चुकी थी। सब ठिकाने का गाल चुकी थी। कहीं भी नामो निशान नहीं मिला था। अब तो सामने वाला घर था जिसे आती जाती नफरत से घूर रही थी। पड़ोसन से पूछा मगर इसने बताया वहाँ तो 2 और बड़े बड़े गुंडों को आते देखा है। मोहल्ले वालों ने सामने वाले घर के ऐसे गुंडे भी इसके सामने सर झुकाए घूम रहे थे। वहाँ जाने के ख्याल से झुरझुरी महसूस हुई सैफी के लिए। तड़पती वो खुद भी दरवाजे में झाँक कर इन गुंडों को आते जाते देख चुकी थी। मगर जब सैफी के दोस्त दोनों से पता चला आखिरी मरतबा सैफी को इसी घर में जाते देखा है तो वो झुंझला उठी। अब क्या करूँ? वहाँ जाऊँगा नहीं। मगर सैफी नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे जाना होगा। बास्टर्ड की क्या कारनामा करके आए हो तुम लोगों की एक बेवकूफ़ी की वजह से हमारा सारा माल बादशाह के आदमियों के हाथ लग गया है। कैसे हुआ ये? कबीर धाड़ा। सर, उन्होंने फायरिंग कर दी और सैफ ने सारा मामला बिगाड़ दिया। इसे माल की हिफाजत के लिए खड़ा किया था मगर ये भाग निकला और माल इनके हाथ में लग गया। बट रफीश पाशा को जानते हो ना, हड्डियों में सुरमा बना देगा। और इसकी सजा ये है कि 3 दिन तक इसे तहखाने में डाल दो। बुजदिली का इनाम भी तो मिलना चाहिए। कबीर फंकारा सैफ जो सर झुकाए खड़ा था हरासा हुआ। सॉरी सर, आइंदा से गलती नहीं होगी। आइंदा के लिए तुम्हारे दिमाग में लगाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये सजा समझे और अब जाओ, दफ़ा हो जाओ। तुम लोग खड़े क्या मुंह देख रहे हो? ले जाओ इसे। सॉरी सॉरी करता रहा मगर वो देखकर इसे उठाकर तहखाने में फेंक आए। 1 दिन हो गया था इसे तहखाने में। पाशा इसे इस बाजू से घसीट कर अंदर लाया। तवातर से इसके गिरते आंसू देखकर पाशा मजीद तैश में आया। अभी तो खुद नहीं जानता था कि क्या कर रहा है, क्या चाहता है। जैसी इनकी ज़िंदगी थी, जैसे बना दी गई थी। वो किन किन हालात से लड़ रहे थे कि इस अंधेरों की दुनिया में फंसे थे। इन चारों ने तो कसम खाई थी कभी इन खेड़ों में नहीं पड़ेंगे। मगर पहले रासिम, फिर सोम और अब वो खुद के अजाब में फंस गया था। इसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दिखेरा कमरा लॉक किया और बाहर निकला। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर रईस को इशारा किया। यस सर, यस सर, एक एड्रेस भेज रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर अंदर इस घर के रिहायशियों की डिटेल्स उठना बैठना बसा सब मुझे पता करके बताओ। पर सर, ये तो लाहौर का एड्रेस है। हाँ तो लाहौर का दिया है, पताल का नहीं। जो नामुमकिन है। अब काम पे लगो। गेट लास्ट बोल रहा है। ये कहकर जन से गाड़ी भगाई। इसका हैंडबैग अब भी गाड़ी में मौजूद था और आईडी से पाशा के हाथ में था। रेहाब अजीज़ वो ज़हरे लब बड़बड़ाया, क्यों मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है? इसने डैशबोर्ड पर कार रसीद किया मगर तुम्हारी दी गई ये बेचैनी और बेसुकूनी यहाँ जो भी है वो अब मोहब्बत का नाम नहीं ले रहा था। मेरे सीने में मौजूद दहशत और दरिंदगी को कम नहीं कर सकती, समझी? वो आईडी कार्ड में मौजूद पागलों की तरह इसकी तस्वीर से मुखातिब था। कभी रिलैक्स सोफे पर बैठा था। रिजा पीछे खड़ी इसका सर से हिला रही थी। पास इसके आदमी खड़े इससे आज की ब्रीफिंग दे रहे थे। सिबल की जब बर्दाश्त जवाब दे गई तो वह तन पर तरतीब चादर में खुद को लपेटे इस घर में दाखिल हुई थी। चौकीदार से और उसके भाई को जानता था इसलिए मना नहीं कर सका। वो धाड़ से दरवाज़ा खोल दी। लाउंज में दाखिल हुई। कबीर से देखकर सीधा हुआ लेकिन इसके अंदार से कबीर को आड़ गई। कहाँ है मेरा भाई? फ़ौरन छोड़ो इसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो चिल्लाई। वो ज़िद्दी और अकड़ तो सदा की ही थी मगर अब शायद भूल गई थी कि कहाँ और किसके सामने खड़ी है। सामने वाले की सर्द बेतासुर और खूंखार नज़रें महसूस करके एक पल को तो रूह फना हुई थी मगर जिमल ढीठ बनी रही। छोड़ दो मेरे भाई को। वो धाड़ी
कबीर भस्म कर देने वाला अंदाज में सोफे से उठा, पैंट की पॉकेट में हाथ डाले इसकी जानिब बढ़ा, आहिस्तगी से कदम बढ़ाए। रिजा दिलचस्पी से तमाशा देखने लगी। सब आदमी सर झुकाए खड़े थे। होश में तो वो टीचर साहिबा जानती हो कहाँ के सामने खड़ी हो। कबीर का सरसराता लहजा सिमर की रेत की हड्डी में सनसनाहट हुई। सहम का चंद कदम पीछे हटी और ठीक इसके सामने आ खड़ा हुआ। खुदा के सामने नहीं खड़ी, इंसान ही हो। छोड़ो मेरे भाई को। जिद नहीं थी मगर लरजते हाथों से अपनी चादर मुट्ठी में जोर से दबोच रखी थी। तुम्हारा भाई बेटा करोड़ों का नुकसान कर चुका है, वो कौन भरेगा। अब की बार जिमल की बोलती बंद हुई थी। वो बगैर सामने खड़ी लड़की की उठती गिरती गनी पलके देख रहा था। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, कितनी मोहब्बत करती हो अपने भाई से। वो अचानक पूछ बैठा। खुद से भी ज्यादा इसने भी तड़क कर जवाब दिया। उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दोगी। जिमल ने हैरत और सदमे से सामने खड़े बेरहम शख्स को देखा। मगर हाँ तो ठीक है, मुझे डेथ गेम बहुत पसंद है। अगर बच गई तो अपने भाई को ले जाना, वरना मैं तुम्हारी डेड बॉडी सामने घर में पहुंचा दूंगा। वो इसे डरा रहा था मगर 3 दिन की सैफी की टेंशन पापा के आंसू पत्थर बन चुकी थी। कबीर ने अपनी पॉकेट से पुरानी तर्ज की बनी पिस्टल निकाली, इसमें से एक गोली डाली और उसका ब्रस्ट घुमाया मगर तेजी से ब्रस्ट बंद करते हुए गोली अपने कोट के बाजू में गिरा चुका था। यानी पिस्टल खाली हो चुकी थी मगर जिम्मल के ब्रेस्टे भी नहीं देख पाए तो वो सहमी से इसकी कार्रवाई देख रही थी। ये लो 3 चांस दिए तुम्हारी डेड को। इसने पिस्टल आगे बढ़ाई जो कि सिमल ने कांपते हाथों से पकड़ ली। फिर बनकारी, ये 3 डेड चांस हैं तो तुम्हारी लाइफ की भी तो ले सकती हूँ। जिमल ने पिस्टल कबीर की तरफ तानी। तब कबीर तमस्कुराना हंसा, लेकिन अगर ये सवाल मेरे भाई की ज़िंदगी का है तो ये ठीक है। जमल को सामने खड़ा हुआ लंबा चौड़ा मर्द आज मौत का फरिश्ता लगा और वो पिस्टल अपनी गनपट्टी पर रख चुकी थी। इसने आंखें बंद की। कबीर की नजरें इसकी लड़ती पलकों और कपकाते सूट कोटों में उलझी। जिमल ने 3 मरतबा ट्रिगर दबाया और अटकी हुई सांस बहाल की। आंखें खोली तो सामने खड़ा पुरतपिश नजरों से इसे देख रहा था। जमल ने पिस्टल इसके पैरों में फेंकी। अब छोड़ दो मेरे भाई को। एक मरतबा वो सैफी को लेकर इस जहन्नुम से निकलेगी, दोबारा कभी इस मनहूस आदमी की शक्ल नहीं देखेगी। वो उनकी दाढ़ी मूंछ और गले में पड़ी चैन से कोई काम शैतान से तो कुंडा मवाली ही दिखता था। वो दिल में इरादे कर रही थी मगर किस्मत का खेल नहीं जानती थी। नादिर ले आओ इसे, इसने रोबदार आवाज़ में कहा मगर जिमल के सामने से नहीं हटा। वो बड़ी फुर्सत से इसे बगौर देखने में मसरूफ था। आज तक की डेड केव इसने जिसके साथ भी खेली थी, इससे जाने बगैर का पिस्टल खाली है। कबीर की जाने पर पिस्टल का रुख करके 3 फायर करके अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कबीर ने हर मरतबा सामने वाले को दर्दनाक सजा दी थी। मगर आज ये नाजुक से लड़की अपने भाई के लिए बजाय अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा बैठी थी। हैरत अंगेज नादिर ने ढाल से सैफी को लेकर आया। वो तड़प कर एक जाने लपकी। आप भी सैफी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसलिए फूट फूट कर रो रहा था। मगर जिमल जल्द अज जल्द इस आदमी की दहकती निगाहों से दूर जाना चाहती थी, इसलिए सैफी को लिए वहाँ से निकलती चली गई। मगर दो बेकरार सी निगाहों ने उजल होने तक इसका पीछा किया। घर आकर से सैफी को एक छत पड़ जड़ा मगर वो पहले ही एहसास ने दाम सर डाल इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था और आइंदा के लिए तौबा कर रहा था। फिर जमल भी इसे गले लगाकर बेतहाशा रो दी। सुकून मिला, तसल्ली हुई कि अब सैफी सुधर जाएगा। ये जाने बगैर के अगले दिन चंद इसकी ज़िंदगी में क्या तूफान लाने वाले हैं। रासिम जारहाना तेवर लिए फानिया की जानिब बढ़ा। वो घबरा कर बैठ के पीछे की जानिब खिसकी जब वो पूरे हक से इसके ऊपर झुका था। फानिया ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर दूर हटाने की कोशिश की मगर रासिम ने इसके दोनों हाथ पकड़कर बेड से लगा दिए। छोड़े मुझे प्लीज़। रासिम ने इसकी गर्दन पर दहकते लब रखे। फानिया की रूह फना हुई। रगों में सुकून दौड़ा। इसने दिल के बेचैन दिल को करार आया। फानिया मचली मगर गिरफ्त बहुत आईनी थी। वो गर्दन से इसके गाल तक आया और जरा सा सर उठाकर के चेहरे पर कपकपाते लबों को देखा। खौफ से आंखें बंद कर रखी थी। क्या चीज़ थी। खून बनकर रगों में दौड़ने लगी थी। इतने करीब जाना चाहता था कि यार हाथ पार कर दे मगर माजी की वजह से भी खुद से जंग जारी थी, इसीलिए फौरन उठा। फानिया, रासिम, हफीज फौरन दूसरे कमरे में दफा हो जाओ। वो दहाड़ा। वो अपनी खलासी होती देख दूसरे कमरे में बंद हो गई थी। रवैया समझ से बाहर था मगर वो अच्छी तरह समझ गई थी कि इसे इस शख्स के सर पर मुसल्लत किया गया है।
खुद अजियत ही थी। शुरू से इसका वजूद दूसरों के लिए बोझ और आज़ार ही बना हुआ था। जब उससे नफरत महसूस हुई, फूट फूट कर रो दी, नहीं मैं अब और इनके सर पर सवार नहीं रहूँगी, अपना ये बोझ इनके सर पर नहीं डालूंगी। वो कहते हैं दूर रहो मुझसे तो ठीक है, मैं हर पहरा तोड़ दूंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी इनसे। वो बिल्कुल गलत तय करती अपने आप को ये कर गुजरने के लिए तैयार कर रही थी। तमाम रीडल पाशा करीब थे और वो चंद घंटों में लाहौर की इस छोटी सी बस्ती में छोटे से घर में अपने ड्राइंग रूम में बने ड्राइंग रूम में बैठ टांग पर टांग जमाए बेरौब से बैठा था। और जांचती निगाहों से सामने बैठी औरत को देख रहा था, जो इसके लिए बड़ी गाड़ी हाथ पर बदली हीरों जड़ी घड़ी को देखकर सख्त मरहूब सी बैठी थी। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। इसे छोड़ो, ये बताओ रेहाब अजीज को जानती हो? इस नाम पर सामने वाली ने कड़वा सा मुंह बनाया। हाँ, नंथी मेरी पिकनिक पर गई थी, वहाँ बम ब्लास्ट में मर गए इसके दोस्त और मेरे शोहर ने तो बड़ा शोर मचाया, मगर मरने वालों को कौन वापस ला सकता है? शाहीना इत्मीनान से बोली। वो मरी नहीं है, मेरे पास है। शाहीन पाशा ने शाहीना के सर बम फोड़ा। वो कुछ कहने लगी, इससे पहले पाशा बोल पड़ा, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे पता है तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, सिवाय इसके कि तुम इसे अपने पिट्ठू भाई के गले बांधना चाहती हो, एक बेदाम गुलाब के तौर पर। अब जो कहूँगा वो गौर से सुनना और सोच कर जवाब देना। हूँ मुझे चाहिए, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, मगर वो वापस आने की जिद कर रही है। मैं चाहता हूँ कि वसीम से खुद मेरे पास छोड़ने आए। और इससे मुझे क्या मिलेगा? शाहीना की लालच से जीप लपलपाई। कीमत बोलो। 10 लाख, शाहीना बोली। इस बेहस लालची और जालिम औरत ने यह तक पूछना गवारा नहीं किया था कि वो किस ताल्लुक से इसे अपने पास रखना चाहता है। क्या वो निकाह करेगा इससे?